प्यारे विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में हमने लोक उपक्रमों के अर्थ, परिभाषाएं, लोक उपक्रम और निजी उपक्रमों में अंतर, इनके बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोक उपक्रमों के जो प्रकार हैं, जैसे विभागीय संगठन प्रकार के लोक उपक्रम हैं, लोक निगम हैं, सरकारी कंपनी, इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, इनके अपने अपने गुण दोष हैं, इनमें क्या अंतर है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विभागीय संगठन। लोक उपक्रम विभागीय संगठन प्रकार के भी होते हैं। ये सरकार के वे संगठन होते हैं जो व्यापारिक या व्यावसायिक उद्यम के रूप में कार्य करते हैं, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वे किसी मंत्रालय या विभाग के एक भाग के रूप में कार्य करते हैं। जैसे रेल विभाग, डाक और तार विभाग, सिक्योरिटी प्रेस, रेडियो स्टेशन, बंदरगाह, ये लोक उपक्रम के रूप में कार्य करते हैं। विभागीय संगठन प्रकार के जो लोक उपक्रम होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। 1954 में रंगून में एक सेमिनार आयोजित की गई थी। उसमें विभागीय संगठन के लोक उपक्रम की कुछ विशेषताएं बतलाई गई थी। इससे पहली विशेषता थी कि इस प्रकार के उद्यम के वित्त का प्रबंध सरकार के राजकोष से किया जाता है, जो प्रतिवर्ष स्वीकृत बजट अनुमानों पर निर्भर करता है। सरकार के अन्य कार्यालयों या संगठनों की भांति इनमें लेखांकन, लेखा परीक्षण तथा नियंत्रण के नियम लागू होते हैं। इन उद्यमों के कार्मिक लोक सेवक कहलाते हैं और उन पर लोक सेवा शर्तें प्रभावी होती हैं। सरकार की अनुमति के बिना इन पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। ये उद्यम सरकार के किसी मंत्रालय के एक उप विभाग या शाखा के रूप में कार्य करते हैं। इन पर विभागाध्यक्ष का पूर्ण नियंत्रण रहता है। इनके कुशल कार्य संचालन के लिए विभागीय मंत्री उत्तरदायी होता है। अतः संसद में उद्यम से संबंधित प्रश्नों का उत्तर वही देता है। इनकी कार्यप्रणाली नौकरशाहीनुमा होती है, कठोर होती है और इनमें स्वायत्तता कम रहती है। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। गुण। विभागीय संगठन की प्रकृति के जो लोक उपक्रम होते हैं, उनके कुछ जो गुण या लाभ हैं वो इस प्रकार हैं। इन पर सरकार का कठोर नियंत्रण रहता है और जवाबदेही भी सुनिश्चित रहती है। ये संगठन सरकार के किसी मंत्रालय के संगठनात्मक ढांचे का भाग होते हैं। यहाँ स्पष्ट पद सोपान व्यवस्था बनी रहती है। इनकी आय व्यय का हिसाब एवं नियंत्रण सरलता से किया जा सकता है। सार्वजनिक धन का दुरुपयोग रोका जा सकता है। देश की सुरक्षा तथा लोक महत्व के जो कार्य हैं, उनमें विभागीय संगठन प्रारूप उपयोगी सिद्ध होता है। इस समन्वय और मूल्यांकन प्रक्रिया सहज हो जाती है। विभागीय संगठन प्रणाली के लोक उपक्रमों की कुछ कमियां होती हैं।
कृष्ण मेनन समिति ने जो कमियां रेखांकित की थी वो निम्न है। इन उपक्रमों के कार्मिक सामान्य प्रशासनिक तंत्र के लोक सेवक ही होते हैं, अतः पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्रवाई और अन्य कार्मिक गतिविधियां शीघ्रता से नहीं हो पाती। वित्तीय नियंत्रण की कठोरता के कारण स्वीकृतियां देरी से मिलती हैं, अतः तात्कालिक महत्व के निर्णय प्रभावित होते हैं। इनको प्राप्त आमदनी राजकोष में जमा होती है, जिसे विशेष अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। लेखांकन एवं अंकेक्षण की पद्धतियां जटिल होती हैं, इस कारण भी कार्यकुशलता प्रभावित होती है। विभागीय संगठनों में कच्चे माल का क्रय अर्थात खरीदना तथा उत्पादित सामग्री का विक्रय एवं विपणन, ये प्रक्रिया विलंबकारी एवं अल्प प्रभावी होती है। अत्यधिक सरकारी नियंत्रण के कारण व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होती हैं। नौकरशाही में लोचशीलता और परिवर्तनशीलता का अभाव पाया जाता है, जबकि लोक उद्यमों को स्वायत्तता मिलनी आवश्यक होती है। शक्तियों के केंद्रीकरण, बजट नियंत्रण, मंत्री का हस्तक्षेप तथा संगठन द्वारा अर्जित लाभ का स्वयं के कार्य में उपयोग न करना, इन कारणों से कार्यकुशलता प्रभावित होती है। लोक उपक्रमों का अगला प्रकार है लोक निगम। निगम अर्थात एक निरंतर चलते रहने वाला व्यापारिक या औद्योगिक संगठन। स्वायत्तता और जवाबदेहिता का एक वैधानिक ढांचा लोक निगमों में पाया जाता है। इनकी स्थापना केंद्रीय या प्रांतीय व्यवस्थापकों द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर घाटी निगम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, राज्य व्यापार निगम, ये ऐसे लोक निगम हैं जिनकी स्थापना संसद द्वारा पारित कानूनों के द्वारा की गई। सन 1935 में स्थापित रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश का सबसे पुराना सार्वजनिक निगम है। लोक निगम सरकारी पूंजी से अंश सहित या अंश रहित या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। और लोक निगमों की जो स्थापना के उद्देश्य हैं वो 4 उद्देश्य होते हैं। पहला है वित्त, ऋण सुविधाओं तथा आर्थिक क्रियाओं को विस्तारित करना। किसी औद्योगिक या व्यापारिक संगठन का प्रबंधन और संचालन करना। किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को विकसित करना। सरकार की किसी नीति या लक्ष्य पूर्ति हेतु विशेष प्रयास करना। ये 4 उद्देश्य लोक निगम की स्थापना के होते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति एफ.डी. रूजवेल्ट ने लोक निगम की परिभाषा इस प्रकार दी कि लोक निगम व्यवसाय का एक आदर्श स्वरूप है, जिसमें सरकार की नियंत्रण और निजी उद्योग की लोचशीलता एवं पहल करने की क्षमता की विशेषता पाई जाती है। अर्थात नियंत्रण सरकारी होता है, लेकिन लचीलापन निजी उद्यमों की तरह होता है और पहल करने की क्षमता की विशेषता पाई जाती है। डेमोक के अनुसार लोक निगम वह सरकारी उपक्रम है जिसकी स्थापना किसी निश्चित व्यापार को चलाने या वित्तीय उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसी केंद्रीय, प्रांतीय या स्थानीय कानून के अंतर्गत की गई हो।
अर्थात लोक निगम की जो स्थापना की जाती है वो व्यापार को करने के लिए या वित्तीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है और वो एक कानून के अंतर्गत की जाती है। अर्नेस्ट डेविस के अनुसार लोक निगम का एक पृथक अस्तित्व होता है, पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है और इनके विरुद्ध न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया जा सकता है। अर्थात इनके विरुद्ध कोई व्यक्ति मुकदमा कर सकता है और ये संगठन अपनी वित्तीय व्यवस्था के लिए जवाबदेह होते हैं। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार लोक निगम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए, अर्थात लोक निगम कभी निजी उद्देश्यों के लिए स्थापित नहीं किए जाते, ये सार्वजनिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, जिसमें सरकार का स्वामित्व होता है, लोक उत्तरदायित्व होता है और व्यापार प्रबंधन, इन तीन चीज़ों का संयोजन होता है। सरकारी स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व तथा व्यापार प्रबंधन, ऐसा हर्बर्ट मॉरिसन ने कहा है। इस प्रकार लोक निगम सरकार के किसी कानून के द्वारा स्थापित होते हैं, स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त होते हैं, एक व्यक्ति की भांति होते हैं और किसी विशेष प्रयोजन की पूर्ति हेतु बनाए जाते हैं। स्वायत्तता तथा नियंत्रण का मिश्रित स्वरूप होते हैं। इन पर सरकार का नियंत्रण भी रहता है और उनको एक सीमित मात्रा में स्वतंत्रता, जिसको स्वायत्तता बोलते हैं, वो प्राप्त रहती है। उन्नीस में आयोजित रंगून सेमिनार में लोक निगमों की निम्न विशेषताएं बताई गईं। इन पर राज्य का पूर्ण रूपेण स्वामित्व होता है। एक विशेष अधिनियम के माध्यम से इनकी शक्तियों, कर्तव्यों, स्वायत्तता एवं प्रबंध प्रणाली का वर्णन कर दिया जाता है, जिसमें निगम का संबंधित मंत्रालय से संबंध का भी वर्णन कर दिया जाता है। अर्थात उस अधिनियम में वर्णन होता है कि कितनी शक्तियों का ये प्रयोग करेंगे, क्या कर्तव्य हैं जिनका ये पालन करेंगे, कितनी इनको स्वायत्तता दी जाएगी, प्रबंधन कैसा रहेगा, इनका वर्णन उस अधिनियम में रहता है। विधिक कार्यों की दृष्टि से लोक निगम एक पृथक अस्तित्व रखते हैं, अर्थात इन पर मुकदमा किया जा सकता है तथा स्वयं निगम किसी पर मुकदमा कर सकता है, संविदा कर सकता है, संपत्ति अर्जित एवं धारण कर सकता है। लोक निगमों को वित्तीय दृष्टि से कुछ स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। ये सरकार या जनता से ऋण ले सकते हैं, वस्तुओं की बिक्री या जो सेवाएं ये प्रदान करते हैं उनसे जो राजस्व मिलती है उसको एकत्रित करते हैं और इस आय का पुनः उपयोग कर सकते हैं। लेकिन लोक निगमों की पूंजी या हानि की पूर्ति सरकारी अनुमानों से ही होती है। वित्तीय नियंत्रण के जो प्रशासनिक नियम हैं या जो प्रबंधकीय कानून हैं उनसे निगम मुक्त होते हैं। लोक निगम के अधिकांश कार्मिक लोक सेवक नहीं होते, बल्कि इनकी भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वर्गीकरण, वेतन इत्यादि जो कार्मिक कार्य हैं वह स्वयं निगम निर्धारित करता है। लोक निगम अपने दैनिक कार्यों में संसदीय नियंत्रण और मंत्री के नियंत्रण से मुक्त होते हैं, लेकिन नीति निर्धारण संबंधी मामलों में मंत्री की भूमिका रहती है। लोक निगम के निदेशक मंडल के सदस्यों के चयन में सरकार की निर्णायक भूमिका रहती है। लोक निगम का आंतरिक प्रशासन निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित होता है और नीतिगत मामले या एक सीमा से अधिक धनराशि के मामले मंत्री तक भेजे जाते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य सरकार के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
सामान्यतः लोक निगम जनसेवा के लिए बनाए जाते हैं। लाभ कमाना इनका प्राथमिक उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन ये निजी उद्यमों की भांति व्यवसायिक निर्णय कर सकते हैं। संसद में इनके संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बहस हो सकती है। संसदीय लोक उपक्रम समिति इन पर नियंत्रण करती है, लेकिन इनके दैनिक प्रशासनिक मामलों में संसद या मंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लोक निगमों के लाभ या गुण निम्न प्रकार हैं। लोक निगमों को स्वायत्तता प्राप्त रहती है, अतः ये शीघ्र निर्णय ले सकते हैं। लोक निगम अनावश्यक सरकारी नियंत्रणों से मुक्त होते हैं। इनमें वित्तीय लोचशीलता पाई जाती है, जो इनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करती है। आवश्यक होने पर लोक निगम अपनी जमा पूंजी का उपयोग कर सकते हैं। लोक निगमों में कार्यकुशलता और मितव्ययता पाई जाती है। लोक निगम के माध्यम से सरकार के आर्थिक कार्यक्रम कुशलतापूर्वक पूरे किए जा सकते हैं। राजनीतिक दबावों के साथ साथ नौकरशाही के कठोर नियमों से भी लोक निगम मुक्त रहते हैं। लोक निगमों के माध्यम से सरकार की मुख्य नीतियों की अनुपालना सुनिश्चित हो जाती है और दैनिक कार्यों में निगम अपनी नीति स्वयं बनाकर स्वतंत्र बने रहते हैं। इस प्रकार लोक निगम राजस्व की प्राप्ति, उसके उपयोग, स्वयं प्रबंधन तथा आवश्यकता पड़ने पर कठोर निर्णय के क्रम में लाभदायक लोक उपक्रम सिद्ध होते हैं। लोक निगमों के दोष, इनमें पहला है कि निदेशक मंडलों में सरकार द्वारा नियुक्त होने वाले सदस्यों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप बना रहता है। यह निर्णय करना कठिन होता है कि कौन सा कार्य नीतिगत मामले का है, कौन सा सामान्य या दैनिक प्रशासन का कार्य है। इस विभाजन की अस्पष्टता के कारण मंत्री का हस्तक्षेप बना रहता है। वित्तीय स्वतंत्रता के दुरुपयोग या निरंतर हानि की समस्या बनी रहती है। हानि का भार सरकार को ही वहन करना पड़ता है। लोक निगम तथा मंत्रालय के मध्य कार्यक्षेत्र के विवाद बने रहते हैं। निदेशक मंडल के सदस्य लोक निगम के साथ अपनत्व का संबंध नहीं बना पाते, क्योंकि उनकी पूंजी निगम में नहीं लगी होती है। लोक निगम सरकारी और निजी क्षेत्र के गुणों के बजाय दोनों के अवगुणों से युक्त स्थल बन जाते हैं। तकनीकी व्यक्तियों या विशेषज्ञों के अभाव में लोक निगमों के निदेशक मंडल सार्थक निर्णय नहीं कर पाते और इनमें स्वायत्तता बनाम जवाबदेहिता की समस्या सदैव बनी रहती है। इनको जो स्वायत्तता सौंपी जाती है उसके अनुरूप ये जवाबदेह नहीं होते, ऐसा माना जाता है। यहाँ ये जानकारी प्रदान करना जरूरी है कि लोक निगमों में जो निदेशक मंडल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक नीति मंडल होता है जो नीतियों के निर्धारण का कार्य करता है, और एक कार्यात्मक मंडल होता है जो निगम के आंतरिक कार्यों पर नियंत्रण करता है। अर्थात नीति मंडल और कार्यात्मक मंडल दो प्रकार के निदेशक मंडल होते हैं। सरकारी कंपनी,
सरकारी कंपनी किस प्रकार के लोक उपक्रम को कहेंगे, तो उसकी एक परिभाषा भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 क्लॉज 45 के अनुसार सरकारी अथवा मिश्रित स्वामित्व की कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है, अर्थात कोई कंपनी सरकारी कंपनी होगी या मिश्रित कंपनी होगी। मिश्रित से मतलब है जिसमें निजी क्षेत्र का भी अंश है। संयुक्त स्वामित्व है जिसका, तो सरकारी या मिश्रित स्वामित्व की कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी चुकता पूंजी का, चुकता यानी जिसकी कुल पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के पास हो, या दो सरकारों के पास हो, जिनमें एक केंद्र सरकार हो या कुछ राज्य सरकारें हों। इनमें वह कंपनी भी सम्मिलित है जो किसी सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी हो। वह कंपनी भी इसी परिभाषा के अनुसार परिभाषित होगी। अर्थात सरकारी कंपनी या मिश्रित कंपनी वह है जिसका कम से कम 51% हिस्सा, 51% भाग पर कम से कम सरकार का कब्जा हो, जिसके 51% वित्तीय भागीदारी जिसमें सरकार की हो। अब वो सरकार केंद्रीय सरकार भी हो सकती है, एक से अधिक राज्य सरकारें भी हो सकती हैं, और केंद्र राज्य सरकारें मिलकर भी हो सकती हैं। A.H. हेंसन ने कहा है, सरकारी कंपनी वह लोक उपक्रम है जिसकी स्थापना देश के सामान्य कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, जिसमें सरकार सभी या कुछ अंशों के स्वामित्व के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करती है। अर्थात वह लोक उपक्रम जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम के तहत की जाती है। वह उपक्रम सरकारी कंपनी होता है। सरकारी कंपनी की स्थापना के कुछ उद्देश्य होते हैं। जब सरकार किसी स्वतंत्रता प्राप्त औद्योगिक संगठन की स्थापना करना चाहती हो, एक ऐसा औद्योगिक संगठन जिसको सरकार कुछ स्वतंत्रता देना चाहती है, वित्तीय निर्णय लेने की, संचालन संबंधी, प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने की स्वतंत्रता जिसको देना चाहती है, और देशी या विदेशी संस्थाओं का जहाँ सहयोग लेना हो, जिनको पार्टनर बनाना हो, तो वहाँ कंपनी प्रारूप सर्वोत्तम माना जाता है। कोई महत्वपूर्ण उद्योग जो अब तक निजी क्षेत्र में था, अगर सरकार उसको अपने अधीन लेना चाहती है और बेरोजगारी, आर्थिक विकास या निजी क्षेत्र की अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से मुक्ति पानी हो, बेरोजगारी दूर करना या रोजगार पैदा करने का जहाँ सरकार का उद्देश्य है, या आर्थिक विकास करने का सरकार का उद्देश्य है, और सरकार का उद्देश्य है कि जो निजी क्षेत्र जहाँ पर आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत पाई जाती है, उससे अलग हटके जब सरकार कोई कंपनी की या किसी उद्यम की स्थापना करना चाहती है, तब कंपनी प्रारूप ही सर्वोत्तम माना जाता है। कुछ प्रमुख जो कंपनियां हैं भारत की, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड, ये भारत की प्रमुख कंपनियां हैं।
कंपनी प्रारूप की जो विशेषताएं हैं वो निम्न है। प्रथम, प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कंपनी प्रारूप की जो विशेषताएं बतलाई थीं उनको यहाँ बताया गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की बहुत सी विशेषताएं इनमें मिलती हैं। कंपनी प्रारूप, सरकारी कंपनी जो होती है उसमें प्राइवेट कंपनी की बहुत सारी विशेषताएं मिलती हैं। सरकारी कंपनी की कम से कम 51% या इससे अधिक पूंजी सरकार द्वारा लगाई जाती है। निदेशक मंडल के सभी सदस्य या अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। निजी सदस्यों की संख्या पूंजी की मात्रा पर निर्भर करती है। अगर कंपनी में 100% पूंजी सरकार ने लगाई है तो उसके सभी सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होंगे, और अगर निजी क्षेत्रों की भी पूंजी उसमें लगी हुई है तो जितनी पूंजी निजी क्षेत्र की है उस अनुपात में निजी क्षेत्र अपने सदस्य नियुक्त करेगा। कंपनी कानून के अंदर निर्मित ये लोक उपक्रम एक व्यक्ति या संस्था के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त निकाय होते हैं। इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, ये अनुबंध कर सकते हैं, पूंजी एकत्र कर सकते हैं, ये किसी पर मुकदमा चला सकते हैं और इन पर भी मुकदमा किया जा सकता है। सरकारी कंपनी की स्थापना कार्यपालिका के आदेश से की जाती है। इसके लिए व्यवस्थापिका अर्थात संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। सरकार को कंपनी के नियम बनाने और उन्हें संशोधित करने का अधिकार रहता है। कंपनी के लिए आवश्यक धन सरकार तथा कुछ मामलों में निजी शेयर धारकों या उत्पादित माल की बिक्री या सेवा से होने वाली आय से प्राप्त होता है। अर्थात इनके लिए सरकार भी धन की व्यवस्था कर सकती है। सरकार कंपनी के शेयर बेच सकती है, या कंपनी का जो उत्पादन है उसकी बिक्री से भी आय होती है, या कंपनी द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनसे भी जो कंपनी को आय होती है। सरकारी कंपनियां कार्मिक मामलों में, बजट, लेखांकन और अंकेक्षण के मामले में सरकारी विभागों की तुलना में स्वतंत्र रहती हैं। उच्च कार्मिकों को छोड़कर अधिकांश कार्मिक कंपनी के स्वयं के होते हैं, और कंपनी इस संबंध में नियम बनाने को स्वतंत्र रहती है। सरकारी कंपनियों को विभागीय संगठनों और लोक निगमों से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। सरकारी कंपनियों की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की जाती है। नियंत्रक एवं आलेखा परीक्षक की अनुशंसा पर इनके अंकेक्षकों की, जो ऑडिटर होते हैं, अंकेक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। किंतु ये कंपनियां सरकारी विभागों की अंकेक्षण प्रणाली से मुक्त रहती हैं। अर्थात ये अंतर होता है, चूँकि इनको विभागीय संगठन और लोक निगमों से अधिक स्वतंत्रता रहती है, इसलिए अंकेक्षण के मामले में ये सरकारी विभागों की अंकेक्षण प्रणाली से मुक्त होती हैं। इनके अंकेक्षकों की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है। जो सरकारी कंपनी होती है, जब उसका निर्माण हो रहा होता है तब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो पत्र होते हैं। एक प्रकार से ये वादा पत्र होते हैं। ये बनाए जाते हैं जब कंपनी बनती है, और इन पत्रों में कंपनी के अंश, कंपनी की बैठक, कंपनी पर नियंत्रण, इनका वर्णन रहता है, और इन पत्रों के माध्यम से सरकार कंपनी पर अपना नियंत्रण बना के रखती है। दो पत्र हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन।
कंपनी प्रारूप के गुण। प्रशासनिक जटिलता और नौकरशाही के दोषों से दूर होने के कारण कंपनी प्रारूप में प्रशासन की जटिलता नहीं पाई जाती, नौकरशाही के दोष नहीं पाए जाते। अतः कंपनी के कार्यों में लोचशीलता एवं स्वतंत्रता बनी रहती है। कंपनी की स्थापना के लिए विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि भारतीय कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये पंजीकृत होती हैं। निजी क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा करने के कारण इनके कार्य संचालन में कुशलता बनी रहती है। जनसाधारण को कम मूल्य पर ये अच्छी सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं। संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत होने के कारण कंपनी का निदेशक मंडल चुस्त एवं सजग रहता है। ऋण लेने, कोष निर्माण में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त होने के कारण कार्यकुशलता बनी रहती है। निजी क्षेत्र की सहभागिता के कारण कंपनियों को अनुभव का लाभ प्राप्त होता है। निर्णय प्रक्रिया शीघ्र निष्पादित हो जाती है। सरकारी एवं निजी हितों में सामंजस्य हो जाता है, क्योंकि सरकारी कंपनी में शेयरों के माध्यम से निजी क्षेत्र भी अपनी सहभागिता कर सकता है। कंपनी प्रारूप के दोष या कमियां। बिना संसदीय अनुमोदन के कंपनियां बनती हैं, क्योंकि ये कार्यपालिका के आदेश से ही बन जाती हैं। अतः इनको संसद के प्रति जवाबदेह नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इनको लोकतांत्रिक समाज की अवधारणा के विपरीत माना जाता है। निजी और सरकारी क्षेत्र का संगम स्थल जो कंपनी प्रारूप है, उसमें निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों के गुण या दोष पाए जाते हैं। दोनों ही क्षेत्रों के विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये सरकार के हितों की रक्षा नहीं कर पाता। सीमित उत्तरदायित्व और पूर्ण स्वायत्तता की अवधारणाएं परस्पर विरोधाभासी होती हैं, क्योंकि जवाबदेहिता और स्वायत्तता, सत्ता और उत्तरदायित्व ये दूसरे के संगत होने चाहिए। सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं होता है, अतः धन के दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है। सरकारी कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन जब संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं, उन पर बहस होती है, तो कंपनी की गोपनीय नीतियां बाहर आ जाती हैं और उनकी रणनीतिक व्यूह रचना बाहर आ जाती है, जिससे निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा की रणनीति का पता लग जाता है। निदेशक मंडल में सरकारी सदस्यों की संख्या अधिक होती है, अतः लोचशीलता नहीं रह पाती। सरकारी नियंत्रण से लोचशीलता घटती है। हमने 3 प्रकार के जो लोक उपक्रम पढ़े, विभागीय संगठन, लोक निगम और कंपनी प्रारूप। इन तीनों प्रारूप में क्या क्या अंतर है?
स्थापना के आधार पर देखें, विभागीय संगठन सरकारी तंत्र के एक भाग के रूप में कार्यपालिका द्वारा स्थापित होते हैं, जबकि लोक निगम की स्थापना व्यवस्थापिका के एक पृथक कानून से होती है और सरकारी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत गठित की जाती हैं। उद्देश्य के आधार पर विभागीय संगठन लोक दायित्वों की सामाजिक सेवाएं निभाते हैं, लेकिन लोक निगम महत्वपूर्ण और विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करते हैं, जबकि कंपनी उत्पादन और निर्माण संबंधी कार्य करते हैं। नियंत्रण के आधार पर विभागीय संगठन के कठोर नियम होते हैं, इन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। लोक निगम को कुछ स्वायत्तता प्राप्त होती है, लेकिन नीतिगत नियंत्रण सरकार का बना रहता है और कंपनी प्रारूप में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है। स्वायत्तता एवं जवाबदेहिता के आधार पर विभागीय संगठन में जवाबदेहिता अधिक और स्वायत्तता कम होती है। लोक निगम में दोनों में संतुलन पाया जाता है, जबकि सरकारी कंपनी प्रारूप में जवाबदेहिता कम और स्वायत्तता अधिक होती है। वित्त व्यवस्था के आधार पर विभागीय संगठन में वित्त की व्यवस्था सरकार के बजट या राजकोष से की जाती है। लोक निगम में जो होते हैं ये सरकार की पूंजी से अंश सहित और अंश रहित भी हो सकते हैं। और निजी क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों का सहयोग वित्तीय मामले में रहता है। कर्मचारी विभागीय संगठन के कर्मचारी लोक सेवक होते हैं, जबकि लोक निगम के कार्मिक निगम के कार्मिक होते हैं और कंपनी के कार्मिक कंपनी के होते हैं, वो लोक सेवक नहीं होते। अंकेक्षण जो ऑडिट है, विभागीय संगठन में ऑडिट सरकारी तंत्र के अधीन रहती है, सरकारी नियमों के अधीन रहती है, जो नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक की देखरेख में होती है। लोक निगम में जो अंकेक्षण व्यवस्था है वो जिस नियम के तहत लोक निगम की स्थापना हुई थी उसमें प्रावधान वर्णित होते हैं कि अंकेक्षण प्रणाली कैसी होगी। और सरकारी कंपनी में अंकेक्षण के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिनको सीए बोलते हैं, वो अंकेक्षण करते हैं। स्वामित्व हस्तांतरण, विभागीय संगठन में स्वामित्व हस्तांतरण नहीं होता। लोक निगम में स्वामित्व हस्तांतरण बहुत मुश्किल से होता है और सरकारी कंपनी में स्वामित्व हस्तांतरण अर्थात मालिकाना हक का बदलाव बहुत आसानी से किया जा सकता है। लोक उपक्रमों की समस्याएं। हमने 3 प्रकार के जो लोक उपक्रम पढ़े हैं, इनकी कई प्रकार की संरचनात्मक और प्रशासनिक समस्याएं होती हैं। इससे पहली समस्या है प्रबंध के प्रारूप की समस्या, कि जब किसी उपक्रम की स्थापना की जाए तब उसका प्रबंध किस प्रकार रखा जाए। लोक उपक्रम का स्वरूप विभागीय प्रकार का हो, निगम प्रकार का हो या सरकारी कंपनी प्रकार का हो। प्रत्येक प्रकार का अपना ढांचा होता है, अपनी कार्यशैली होती है, प्रत्येक प्रकार के अपने गुण और दोष होते हैं, लेकिन कौन सा प्रारूप सर्वाधिक उपयुक्त होगा इसका निर्धारण करना बहुत कठिन होता है। लोक उपक्रम का प्रबंधक मंडल किस स्वरूप का हो, क्योंकि लोक उपक्रमों के जो प्रबंधक मंडल होते हैं उसमें जो व्यक्ति पदस्थापित होते हैं उनको वाणिज्य, व्यापार या उद्योग जैसे तकनीकी विषयों की जानकारी नहीं होती है।
दूसरी समस्या है राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या। कोई भी लोक उपक्रम राजनीतिक और प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होकर कार्य करे, स्वतंत्रतापूर्वक कार्य करे, जिससे कि वो अपनी एक बेहतर परफॉर्मेंस दे, अपना अच्छा कार्य निष्पादन दे। लेकिन संबंधित मंत्रालय का मंत्री या अन्य अधिकारी लोक उपक्रम के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करते रहते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण लोक उपक्रमों की प्रबंध व्यवस्था प्रभावित होती है। अपर्याप्त जनसंपर्क। जनसंपर्क एक विधि है जिसके माध्यम से कोई संगठन अपनी योजना और कार्यक्रमों को जनता तक पहुंचाता है, अपने उत्पाद, अपनी सेवाओं, उनके गुण और विशेषताओं को जनता तक पहुंचाता है। लोक उपक्रम को निजी उपक्रमों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और सरकारी तंत्र की शिथिलता के कारण लोक उपक्रम जनसंपर्क में पिछड़ जाते हैं। उपभोक्ताओं की आवश्यकता क्या है, नवीन तकनीक और नवाचारों का प्रयोग, सर्वेक्षण और अनुसंधान के प्रति अरुचि के कारण लोक उपक्रम पिछड़ जाते हैं। अंकेक्षण की समस्या। अंकेक्षण का बहुत महत्व होता है। जब कोई किसी लोक उपक्रम की स्थापना होती है तब निर्धारित होता है कि उस उपक्रम का अंकेक्षण या मूल्यांकन किस उपकरण द्वारा किया जाएगा, किंतु सभी लोक उपक्रम अंकेक्षण प्रक्रिया का ढंग से पालन नहीं करते। लोक उपक्रम अंकेक्षण, जांच और नियंत्रण जैसी प्रक्रियाओं से कतराते हैं। उद्योगों का औचित्य अंकेक्षण या कुशलता अंकेक्षण या संचालन अंकेक्षण किया जाना बहुत ज़रूरी होता है, जो उपक्रमों की वित्तीय हालत का प्रदर्शन बताता है। स्वायत्तता बनाम जवाबदेहिता। लोक उपक्रम को परंपरागत प्रशासनिक संगठनों की नौकरशाही प्रणाली से दूर रखकर एक पृथक अस्तित्व प्रदान किया जाता है, अर्थात लोक उपक्रमों को विभागीय संगठनों से अलग हटकर एक स्वरूप प्रदान किया जाता है ताकि अपने दैनिक प्रशासन को इच्छानुसार संचालित कर सकें। कई बार स्वायत्तता की आड़ में लोक उपक्रम धन का दुरुपयोग करते हैं। स्वायत्तता का आशय उत्तरदायित्व से मुक्त होना नहीं होता। यदि लोक उपक्रम को कार्यपालिका या विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है तो इसे स्वायत्तता का हनन माना जाता है। स्वायत्तता बनाम जवाबदेहिता की एक बहस में
लोक उपक्रमों की कार्यप्रणाली प्रभावित होती है। नीतिगत प्रशासनिक समस्याएं। लोक उपक्रमों को कितनी स्वायत्तता प्रदान की जाए, किंतु सर्वोच्च नीतिगत निर्णय सदैव मंत्रालय स्तर पर या मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं, और ये निर्णय कई बार गलत सिद्ध होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि लोक उपक्रमों को निजी उपक्रमों की भांति स्वतंत्र और शीघ्र निर्णय लेने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। नीतिगत, गंभीर प्रकृति के या उच्च धनराशि से संबंधित जो निर्णय हैं वो अभी भी मंत्रालय स्तर पर लिए जाते हैं, जिसमें नौकरशाही की परंपरागत लाल फीताशाही, कठोरता और अहंकार की व्याधियां प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार लोक उपक्रमों की ये जो हमने समस्याएं पढ़ी हैं, ये ऐसी समस्याएं नहीं है जिनका समाधान नहीं किया जा सकता। जितनी मात्रा में इनका समाधान किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, जिससे कि लोक उपक्रम अपनी स्थापना के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें, देश में आर्थिक विकास को गति दे सकें। धन्यवाद।